नमस्कार, सक्सेना आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित और दमदार शो खबर में दम है। आज बात होगी जोधपुर के अनीता चौधरी हत्याकांड की उलझती जा रही गुत्थी की। इसके साथ ही गैंगस्टर लॉरेंस के नए टारगेट और शाहपुरा में बढ़ते तनाव पर भी बात करेंगे। ऐसी तमाम दमदार खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं हम खबर में दम है। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में 19 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस और परिजनों के बीच गतिरोध बना हुआ है। परिजनों का कहना है कि अंतिम संस्कार कराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं है। उधर पुलिस परिजनों पर जांच में असहयोग के आरोप लगा रही है। बहुचर्चित अनीता चौधरी मर्डर केस की गुत्थी ज्यों की त्यों बनी हुई है। दृश्यम से कम नहीं अनीता हत्याकांड। हत्याकांड में नई नई थ्योरी सामने आ रही है। बार बार बयान बदल रहा गुलामुद्दीन। विजय सलगांवकर नाम सुना हुआ लग रहा है ना, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा। चलिए हम याद दिला देते हैं। अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम में विजय सलगांवकर और उसका प्रयोग 2 अक्टूबर का प्रयोग हत्या से बचने के लिए बार बार उपयोग में लेता है। जिस तरह से फिल्म में विजय अलग अलग किरदारों के सामने 2 अक्टूबर को बार बार दोहराता है, ठीक इसी तरह से गुलामुद्दीन भी कर रहा है। दृश्यम में जिस तरह अजय देवगन ने मारे गए युवक के शव को अपने घर के गार्डन में दफनाकर पुलिस को गुमराह किया था, ठीक उसी तरह से अनीता चौधरी मर्डर केस का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन जोधपुर पुलिस को हलकान किए हुए है। पुलिस की माने तो आरोपी गुलामुद्दीन एक साइको किलर है। वो अंकल बनकर अनीता से फोन पर बात करता था और अपने साथ राजस्थानी ड्रेस लाने को भी कहा था। गुलामुद्दीन ने 27 अक्टूबर की रात अनीता को शरबत में नींद की गोलियां दी। उसके बाद गुलामुद्दीन ने अनीता का मंगलसूत्र और 3 अंगूठियां ले ली। नींद की गोलियों की ओवरडोज की वजह से अनीता दूसरे दिन सुबह तक सोती रही थी। 28 अक्टूबर की सुबह हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अनीता की हत्या के बाद गुलामुद्दीन पास में बैठकर कपड़ों को प्रेस करने लग गया। उसे डर था क्योंकि दिवाली की वजह से उसे लोगों को कपड़े समय पर देने थे। पुलिस ने बताया कि अनीता की हत्या के बाद गुलामुद्दीन डाली भाई चौराहे पर गया और वहां से जेसीबी लाकर गड्ढा खुदवाया। आसपास के लोगों को उसने बताया कि उसे पाइपलाइन डालनी है, इसलिए वो गड्ढा खुदवा रहा है। गुलामुद्दीन ने अनीता के शरीर के 6 टुकड़े कर दिए और घर के आगे खोदे गए गड्ढे में गाड़ दिया। जब अनीता चौधरी घर नहीं लौटी तो उनके परिजनों ने सरदारपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। परिजनों ने क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो अनीता एक टैक्सी में बैठकर जाती नजर आई। टैक्सी चालक की पूछताछ के बाद इस बात की जानकारी मिली कि अनीता गंगाना क्षेत्र में गई थी। पुलिस जब गंगाना क्षेत्र में गुलामुद्दीन के घर पर पहुंची तो वो घर पर नहीं था और उसकी पत्नी ने बताया कि वो कहीं बाहर गया है। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसकी पत्नी ने बताया कि अनीता की हत्या कर उसे 10 फीट गहरे गड्ढे में घर के बाहर ही दफना दिया गया है। डीसीपी ने बताया कि गुलामुद्दीन और उसका परिवार भारी कर्ज में डूबा हुआ था। वो जुआ खेलने का शौकीन था, जिसके चलते लोगों से काफी कर्ज ले रखा था। इसके अलावा इसका एक घर भी लिया हुआ था जिस पर लोन था।
गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी आबिदा ने मिलकर अनीता चौधरी की हत्या कर पैसे और पहने हुए गहने लूटने की साजिश रची। 1 नवंबर को पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाते हुए पूरे मामले का खुलासा करने का दावा किया और दावा किया कि ये हत्या लूट के इरादे से की गई है। लेकिन 2 नवंबर को जो ऑडियो सामने आया, इसने पूरे केस का रुख बदल कर रख दिया। पुलिस के सामने जो एक नई थ्योरी आई थी, उसको लेकर पुलिस कशमकश में थी कि आखिर इस पूरे मामले को जिस तरह से उसने पटाक्षेप किया था कि ये लूट के इरादे से किया गया है, वहां पर सुनीता और मनमोहन की बात कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रही थी कि तैयब अंसारी इस पूरे मामले में संलिप्त है। और सुनीता ने इस ऑडियो में ये कहा था कि मैं तैयब अंसारी को धमकाऊंगी और मुझे सब पता है, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद इस मामले में कई सवाल उठने शुरू हुए। पुलिस अनीता के कातिल गुलामुद्दीन से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन वो नई नई कहानियां बताकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। बात तो ये भी सामने आ रही है कि 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन जोधपुर से अहमदाबाद चला गया था। उसके बाद 31 अक्टूबर को दोबारा जोधपुर आया और शाम को फिर से अहमदाबाद होकर मुंबई चला गया। तो क्या पुलिस का मुखबिर तंत्र कमजोर हो गया कि आरोपी जोधपुर में आकर चला गया और पुलिस को भनक तक नहीं लगी? तारीख को जब बॉम्बे में गुलामुद्दीन को पकड़ा, तब से लेके अब तक कोई भी अधिकृत बयान नहीं दिया है या वक्तव्य नहीं आया पुलिस का प्रेस नोट कि आज हमने ये अचीव कर लिया है। कभी हथौड़ा आता है, कभी इसमें जहर आता है, जहर का खुलासा नहीं है, हथौड़ा का खुलासा नहीं है। चाकू आ रहा 3 फुट और 4 फुट लंबा। 4 फुट लंबा कोई चाकू होता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सिरोही की तलवार भी हो तो 2.5 फुट की वजह से झटका मांस काटा जाता है। कुल मिला के ये कि यह पुलिस जो परिपक्व नहीं है और इस अपरिपक्वता के कारण ही ये मर्डर नहीं खुल पा रहा है। परिजनों और समाज के लोगों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इसलिए पिछले 2 सप्ताह से ज्यादा समय से अनीता का शव एम्स मोर्चरी में रखा हुआ है। अनीता चौधरी के बेटे राहुल चौधरी का कहना है कि अगर न्याय दिए बगैर उसकी मां का अंतिम संस्कार कर दिया गया तो वो पुलिस कमिश्नर कार्यालय के आगे आत्मदाह कर लेगा। और जो पुलिस कल भी हमारे यहाँ पे आके हमें जोर जबरदस्ती से सब कुछ करवाना चाहती थी कि क्रियाक्रम वगैरह हम कर दे, बट जब तक मेरे माता जी को न्याय नहीं मिलेगा, सीबीआई जांच और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और पुलिस ने अगर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करा दिया मेरी माता जी का, तो मैं पुलिस कमिश्नरेट के सामने आत्मदाह कर लूंगा। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुलामुद्दीन की निशानदेही पर घटनास्थल से हत्या में काम में लिया गया हथियार बरामद कर लिया है। पुलिस ने जांच के दौरान कुछ सीडीज और पेन ड्राइव भी जब्त किए हैं। पुलिस एक-एक सबूत जुटाने में लगी है, जबकि गुलामुद्दीन उसे भटकाने में लगा है। वो बार-बार बयान बदल रहा है, जिसके कारण अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि अनीता की हत्या प्रॉपर्टी हथियाने के लिए की गई या फिर ये ब्लैकमेलिंग का कोई बड़ा केस है। तैयब और अनीता का क्या विवाद था? अनीता के पास तैयब का कौन सा राज था? सुमन को अनीता हत्याकांड के बारे में क्या पता है? फिलहाल पुलिस सभी एंगल से केस के तार जोड़ने में जुटी है। तो मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन लगातार दृश्यम फिल्म की भांति पुलिस को रोज नई कहानियां सुनाता है। आखिर उसकी किस कहानी पर विश्वास किया जाए और इस मामले में आखिर हत्या का कारण क्या रहा? क्या वास्तव में इस मामले में जैसा कि दावा किया जा रहा है अनीता के परिवार की ओर से कि बड़े बड़े लोग संलिप्त है, क्या वो सामने आएंगे? कहीं ना कहीं पुलिस लगातार जांच कर रही है, वहीं परिवार सीबीआई से मामले की जांच की मांग पर अड़ा हुआ है और फिलहाल कूड़ीदाने में धरने पर बैठा है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला लॉरेंस गैंग की रडार पर है और इसके चलते तिहाड़ जेल प्रशासन ने आफ्ताब पूनावाला की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब पूनावाला 4 नवंबर से जेल में बंद है। आफ्ताब ने दिल्ली में श्रद्धा वॉकर की हत्या के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे। खबर है कि लॉरेंस गैंग ने आफ्ताब के 70 टुकड़े करने का प्लान बनाया है।
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया टारगेट, 70 टुकड़े करने का प्लान। आफताब पूनावाला को नहीं छोड़ेगा गैंग। आज से करीब 2.5 साल पहले दिल्ली में एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हर कोई हैरान था कि इतनी बेरहमी से कोई किसी का कत्ल कैसे कर सकता है, वो भी जिसके साथ वो प्यार में हो। मई 2022 की यह घटना है। मुंबई से एक लड़की श्रद्धा वालकर घर वालों को छोड़कर अपने प्रेमी आफताब पूनावाला के साथ दिल्ली आ गई थी, लेकिन आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया और उसकी हत्या के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए थे। आए दिन लॉरेंस गैंग के नाम से लोगों को धमकी मिलती रहती है, कई उसमें फर्जी भी होती हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड का आरोपी आफताब पूनावाला भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। आफताब पूनावाला तिहाड़ की 4 नंबर जेल में बंद है। जिस तरह आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे, उससे लॉरेंस गैंग बदला लेने की फिराक में है। खबर तो ये भी है कि लॉरेंस गैंग ने आफताब के 70 टुकड़े करने का प्लान बनाया है। अचानक सोशल मीडिया साइट्स पर एक खबर आती है और सोशल मीडिया पर यह बताया जाता है कि शुभम नाम का एक शख्स है जो अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताता है और उसके द्वारा एक जान से मारने की धमकी दी जाती है आफताब को। आफताब पूनावाला जो जेल में है और कहा जाता है कि आफताब की हत्या जेल में ही करवाई जाएगी। लेकिन इस मामले की जानकारी जो है जब तिहाड़ जेल के अधिकारियों से पूछा जाता है तो तिहाड़ जेल के अधिकारी औपचारिक तौर पर इस मामले पे कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। तिहाड़ जेल के सूत्रों की माने तो उन्हें मामले को लेकर मुंबई पुलिस से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन खबरों को देखते हुए उन्होंने ये संज्ञान लिया है। इसके चलते तिहाड़ जेल प्रशासन आफताब पूनावाला की सुरक्षा को लेकर अलर्ट हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही मुंबई पुलिस को आरोपियों से पूछताछ के दौरान इस बात का पता चला, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रडार पर श्रद्धा का कातिल आफताब पूनावाला भी था। आरोपियों ने खुलासा किया है कि बिश्नोई गिरोह के शुभम लोनकर और दूसरे सदस्यों ने आफताब को निशाना बनाने की मंशा जाहिर की थी, जिसमें उसके 70 टुकड़े करने की बात सामने आई थी। उस शुभम जो एक नाम का जो गुर्गा है उससे और उससे जुड़े हुए कई अन्य जो उसके साथी हैं उसके खिलाफ अब तफ्तीश का दायरा जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है और ये जांचा जा रहा, परखा जा रहा है कि शुभम है कौन, रहता कहाँ है और आखिर आफताब पूनावाला को जान से मारने की धमकी क्यों दे रहा है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से श्रद्धा हत्याकांड मामले को लेकर जिस तरह से आफताब का नाम सामने आया था, लेकिन जब से ये मामला सामने आया है तो इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। श्रद्धा वालकर ने आफताब पूनावाला के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। दोनों दिल्ली के छतरपुर इलाके में रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया श्रद्धा उसकी राह की सबसे बड़ी बाधा बन गई थी, जिसे उसने रास्ते से हटाने की ठान ली और बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, लेकिन आफताब ने अपने प्यार को ही धोखा दे दिया। नवंबर 2022 में मामला सामने आया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने आफताब को गिरफ्तार कर लिया। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, इसकी जांच अभी भी जारी है। इस मामले में जिस तरह से साउथ दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक घर से श्रद्धा की कई टुकड़ों में उसकी बॉडी जो है वो पार्ट्स वो बरामद किया गया था और इस मामले में जब तफ्तीश की गई थी तब आफताब पूनावाला जो श्रद्धा वालकर का रूममेट था, उसके साथ रहता था, उसका बॉयफ्रेंड था और उसके साथ में काफी समय से रह रहा था, लेकिन किसी बात को लेकर अनबन हुई और उसके बाद आफताब ने ही श्रद्धा हत्याकांड को अंजाम देने के बाद श्रद्धा के कई टुकड़े करने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को फ्रीज में डाला और फ्रीज में डालने के बाद कई अलग अलग दिनों में जा करके उसके बॉडी पार्ट्स को पास के ही जंगल में फेंकता रहा था। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान के घर फायरिंग हो या फिर बार बार उन्हें मिलती धमकी, सलमान लॉरेंस गैंग के टारगेट पर हैं, जिससे उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। उनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संलिप्तता लॉरेंस गैंग के साथ पाई गई थी। इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से धमकी देने का सिलसिला चल पड़ा है। यूपी की कई जगहों पर लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी दी गई है।
जिनमें कई पूरी तरह से फर्जी निकली हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अब लॉरेंस की हिट लिस्ट में श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब के टारगेट पर होने की बात कही जा रही है, जिससे दिल्ली की तिहाड़ पुलिस अलर्ट पर आ गई है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में जलझूनी एकादशी के दिन भगवान पीतांबर श्याम के बेवाड़ पर मस्जिद से पथराव का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। बेवाड़ पर पथराव की घटना के 2 महीने बाद भी हिंदू संगठनों की मांगों पर कोई एक्शन नहीं होने से नाराज पीतांबर श्याम संघर्ष समिति ने एक बार फिर आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। शाहपुरा के जहाजपुर में तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। जहाजपुर तहसील के खजूरी, पंडेर, शक्करगढ़, रोपा समेत ग्रामीण इलाकों में बाजार पूरी तरह बंद रहे। वहीं आने वाले दिनों में शाहपुरा जिला मुख्यालय समेत भीलवाड़ा, शाहपुरा और चित्तौड़गढ़ जिला बंद रखने का आह्वान किया गया है। आज दिन तक प्रशासन ने उन मांगों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जो सबके सामने नजर आती हो। हिंदू समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। पहले जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें प्रमुख आदमियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जिनकी गिरफ्तारी हुई वो सब सामान्य थे। जो प्रभावी थे, जिन्होंने योजनाबद्ध रूप से पथराव में भाग लिया, षड्यंत्र रचा और मस्जिद से जिन्होंने पथराव किया, वो सब लोग आज भी गिरफ्तारी से दूर है। क्या था पूरा मामला? गौरतलब है कि करीब 2 महीने पहले जलझूलनी एकादशी के मौके पर भगवान पीतांबर श्याम की पालकी पर मस्जिद से पथराव की घटना के बाद तनाव हुआ था, जिसके बाद 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप है कि पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया और अब तक 14 सूत्रीय मांग भी पूरी नहीं की गई है। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हालांकि पुलिस लोगों को बाजार बंद न करने की अपील कर रही है। कुछ लोगों द्वारा बाजार बंद करवाए जाने का मैसेज सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। मैं पुलिस की तरफ से सभी व्यापारी भाइयों से अपील करता हूं, कृपया किसी के बहकावे में न आए एवं दबाव से अपनी दुकानें बंद न करें। जहाजपुर कस्बे में पीतांबर श्याम संघर्ष समिति के जरिए एक बार फिर आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। 17 नवंबर को शाहपुरा जिला बंद रखने का आह्वान किया जाएगा। वहीं 18 नवंबर को शाहपुरा और भीलवाड़ा जिले संयुक्त रूप से बंद रहेंगे, जबकि 19 नवंबर को चित्तौड़गढ़ बंद का आह्वान किया जाएगा। अब यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि आंदोलन कहां तक पहुंचता है और पुलिस इस पर क्या ठोस कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में वोट जिहाद की एंट्री होते ही इस पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक संग्राम शुरू हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता का जो वीडियो सामने आया है वो और भी हैरान करने वाला है। इस वीडियो में बीजेपी के वोट देने वाले मुसलमानों के बायकॉट की बातें हो रही हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग के चौखट पर पहुंच गई है। खुरांना मी सोडून देऊ जर या ठिकाणी वोट जिहाद होणार असेल। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? ये लोकशाही है, यहाँ पर धर्मयुद्ध कहाँ से आ गया? ये तो भाजपा का सांप्रदायिक माहौल बनाना पुरानी आदत है। महाराष्ट्र में कौन कर रहा है वोट जिहाद? कौन है वोट जिहाद का पोस्टर बॉय? सज्जाद नोमानी।
ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं सिपह शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के महामुकाबले में वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध। वोट जिहाद के आला सिपह सालार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है। महाराष्ट्र में चुनाव से एन पहले अब पूरा सियासी दंगल वोट जिहाद पर आकर फोकस हो गया है। वोट जिहाद के खिलाफ बीजेपी फुल एक्शन में है। वोट जिहाद के बहाने महाविकास अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रही है और इन सब के बीच एजेंसियां वोट जिहाद के एंगल की बारीकी से जांच कर रही हैं। दरअसल ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने महाराष्ट्र के मालेगांव में बड़ी छापेमारी की है। 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 2200 से ज्यादा संदिग्ध लेन देन से जुड़े मामलों की तफ्तीश की जा रही है। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपी सिराज अहमद ने 12 लोगों के नाम से बैंक अकाउंट खुलवाए। 14 बैंक खातों में करोड़ों की रकम आई, जिसके बाद ये खाते रडार पर आ गए। रुपए का ट्रांजैक्शन 23 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच हुआ। इस मामले के तार महाराष्ट्र से लेकर यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक बताए जा रहे हैं। इस मामले में महाराष्ट्र के मालेगांव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया आरोप लगा रहे हैं कि बैंक खातों में की गई ये सारी फंडिंग बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र चुनाव में वोट जिहाद के लिए की गई थी। मालेगांव वोट जिहाद का पैसा घोटाले में अब सिराज मोहम्मद और उनके साथीदार को गिरफ्तार किया गया है। सिराज मोहम्मद ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक मर्चेंट बैंक में 24 बेनामी अकाउंट खोले। लगभग देश भर के 200 बैंकों में से 200 करोड़ रुपया आया, 200 करोड़ रुपया हवाला से गायब हुआ और कड़क कार्रवाई और अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। यह पैसा आया कहां से, उसकी भी जांच शुरू है। बैंक अकाउंट में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के मामले में ईडी ने 3 दिन तक छापेमारी की। इस छापेमारी में 125 करोड़ के संदिग्ध लेन देन की जांच की गई। इस मामले में आरोपी सिराज पर 200 करोड़ की डील के लिए फर्जी बैंक अकाउंट खोलने का आरोप है कि इस फंड का कनेक्शन ऑल इंडिया उलमा बोर्ड और मराठी मुस्लिम सेवा संघ से है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक मुसलमानों को अपील हो रही है कि आप वोट करिए और वोट करिए इंडी अलायंस के लिए। तो ये आज पूछा जाएगा और मजबूती से पूछा जाएगा। कृपया करके ये बताइए, ये वोट जिहाद नहीं है तो और क्या है? संविधान का उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशन नहीं है तो और क्या है? रिप्रेजेंटेशन